हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की, और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था। ओके, हमने वहाँ उसका डेफिनेशन देखा था, कुछ उसके छोटे से एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम उस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। उस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन की। ठीक है, तो आज का वीडियो और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि ये हमारा एक बेस फॉर्म करेगा किसके लिए, इनवर्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ नहीं करना है हमें, कुछ रिजल्ट्स है इंपॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के, उन्हें डिस्कस करना है हमें आज। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे वो रिजल्ट्स और किस तरीके से हम उसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला रिजल्ट है, और बेसिकली रिजल्ट क्या है, हमारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में हमें एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन ही समझ के इसे सॉल्व करते हैं और बेसिकली हम इसे यूज करेंगे एज अ रिजल्ट। क्या दिया हुआ है हमें पहला क्वेश्चन कि सो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 देन जी ओ एफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। क्या बोला गया है हमें? सिंपल सी बात है, एफ एक फंक्शन ए टू बी पे डिफाइंड है और जी एक फंक्शन बी टू सी पे डिफाइंड है। बोला ये 1 1 है। क्या बोला है हमें? ये 1 1 है। एफ ए टू बी और जी बी टू सी आर 1 1। तो हमें ये प्रूफ करना है सो दैट जी ओ एफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1, कि जी ओ एफ ए टू सी भी क्या होगा हमारा 1 1 होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है इसे सॉल्व करने का, प्रूफ करने का। हमें 1 1 की कंडीशन क्या पता है कि हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कंसिडर करके चलते हैं और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाना चाहिए हमारा। तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हमारा 1 1 होगा। तो हमको अभी यही बात प्रूव करनी है कि मेरा जी ओ एफ 1 1 है। तो उसे प्रूव करने के लिए हम क्या मान लेते हैं? पहला क्वेश्चन है, तो हम ये मान लेते हैं कि जी ओ एफ मेरा 1 1 है, और अगर जी ओ एफ 1 1 होगा तो हम बोल सकते हैं कि जी ओ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स टू होना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि मैं बेसिकली बोलना ये चाहता हूं कि g ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू है। और क्योंकि हमें ये बात गिवन है क्या कि मेरा f और g दोनों 1 1 है, तो g 1 1 होने की वजह से यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेरा एफ एक्स वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान डिस्कशन है कि हमने मान लिया जी ओ एफ मेरा 1 1 होगा। अगर 1 1 होगा तो क्या चीज होनी चाहिए? तो जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू होना चाहिए। कब? जब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। तो जी 1 1 है इसलिए ऐसा है, जी 1 1 है इसलिए ऐसा है, और ये बात ट्रू है। ओके, ना अब अगर हमें ये बात पता चल जाए कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, और ये ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि f मेरा 1 1 है। तो इसकी वजह से हमने ये लिखा, क्योंकि g मेरा क्या था, g इज 1 1। ये हमारे एफ एक्स वन एफ एक्स के बाहर, एफ एक्स टू के बाहर कौन है? g है। तो फंक्शन इज बेसिकली व्हाट, g। तो g 1 1 है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा। और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है और f 1 1 है, ये किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं? क्योंकि f इज 1 1, क्योंकि f इज 1 1। तो हम ये मानकर चल रहे थे कि ऐसा होगा अगर जी ओ एफ हमारा 1 1 है तो, और हमने ये प्रूव कर लिया कि x1 इक्वल टू x2 है। तो हेंस क्या प्रूफ हो गई यहां से बात कि जी ओ एफ x1 इज इक्वल टू जी ओ एफ x2 है। दिस इंप्लाइज दैट जी ओ एफ इज 1 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिस्कशन था 1 1 का, और हमें इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू। अब बात किसकी आ रही है? ऑन टू। सेम लॉजिक है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू की कंडीशन क्या है हमारी? तो ऑन टू की कंडीशन हमने देखी है कि अगर एक सेट का दूसरे सेट के साथ अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उस फंक्शन के ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? मेरे कोडोमेन की सेट जो होनी चाहिए वही मेरे फंक्शन की रेंज होनी चाहिए। ठीक है,
अगर ऐसा होगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। इसे हम थोड़ा मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी बातें हमें। पूरे डिस्कशन तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसे मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फंक्शन डिफाइन है ये एफ डिफाइंड है मेरा, सॉरी ए टू बी पे एफ डिफाइंड है और बी टू सी पे जी डिफाइंड है मेरा। ठीक है, बोला गया है कि ए टू बी ऑन टू है, मतलब एफ मेरा ऑन टू है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट बी, एंड यहां से क्या गिवन है हमें कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड होगा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इस केस में क्या है हमारा, फॉर वाई बिलोंग्स टू सेट बी एंड फॉर जेड बिलोंग्स टू सेट सी। अगर ऐसा है, क्योंकि फंक्शन हमें ऑन टू गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ ये करना है कि अगर हमने ये ए और सी के बीच में एक रिलेशन बनाया तो क्या जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। अगर ऐसा हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि जेड के हर एलिमेंट का कोई ना कोई एलिमेंट एक्स में है, वो किसी ना किसी की यहाँ पे प्री इमेज है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को कंसिडर करके चलते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यू में जेड मिलती है या नहीं मिलती है। सो देयरफॉर वी कैन कंसिडर जी ऑफ एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। एंड यू नो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। इसका मतलब हम इसे जी ऑफ वाई ले सकते हैं। एंड व्हाट इज जी ऑफ वाई? जी ऑफ वाई इज जेड, सो दैट इज इक्वल टू जेड। इससे क्या बात प्रूफ हो गई हमको कि फॉर एवरी जेड इन सेट सी देयर इज अ एलिमेंट इन सेट ए, जो कि क्या है, एक्स है। सो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड हमने प्रूव कर दिया, और उससे ये बात साबित हो जाती है कि ये मेरा जी ओ एफ जो है वो क्या है, ऑन टू है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर जी ओ एफ इज ऑन टू। ठीक है, सिंपल सी बात थी। क्या बात थी कि हमें एफ ए टू बी और जी बी टू सी ये हमें ऑन टू दिया हुआ है, तो हमने एफ ए टू बी और जी बी टू सी ऑन टू की कंडीशन हमने यूज कर ली कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा फॉर वाई बिलोंग्स टू बी एंड जी वाई इज इक्वल टू जेड होगा फॉर जेड बिलोंग्स टू सी। अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन जी ओ एफ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ओके, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी है। पहली चीज, कंसिडर द फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट जी ओ एफ इज डिफाइंड। बोला एफ और जी दो फंक्शन है, ठीक है, ऐसे फंक्शन है कि जी ओ एफ मेरा क्या हो पा रहा है, डिफाइन हो पा रहा है। मतलब पहले बता दिया गया कि जी ओ एफ होगा। फर्स्ट पार्ट गिवन है कि आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1 इफ जी ओ एफ इज 1 1। क्या एफ और जी दोनों का 1 1 होना जरूरी है अगर जी ओ एफ 1 1 हो जाए? और दूसरा, क्या एफ एंड जी दोनों का ऑन टू होना जरूरी है अगर जी ओ एफ ऑन टू हो जाए? ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। मतलब हमें ये मान के चलना है कि जी ओ एफ मेरा 1 1 भी है और जी ओ एफ मेरा ऑन टू है। तो पहले 1 1 वाली कंडीशन को हम चेक करते हैं कि अगर जी ओ एफ मेरा 1 1 है तो क्या एफ और जी दोनों का 1 1 होना जरूरी है, और अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो क्या एफ और जी दोनों का ऑन टू होना जरूरी है, या किसका ऑन टू या किसका 1 1 होना जरूरी है। ठीक है, समझते हैं इसे। थर्ड क्वेश्चन, और इसे हम मैप के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। सपोज हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है और तीसरा सेट सी है। ठीक है, हमें बोला गया कि मेरा जी ओ एफ 1 1 है। ठीक है, जी ओ एफ 1 1 होने का मतलब कि यहां से यहां पे जब मैं भी कोई एक रिलेशन बनाऊंगा
अभी क्या रिलेशन डिफाइंड है मेरा, ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है। मैं जो लेता नहीं हूँ क्योंकि अभी हमें यहाँ पे एलिमेंट्स की मैपिंग करनी है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए टू सी पे जब हम मैपिंग बनाएंगे, GOF बनाएंगे हम, वो कैसा होगा, तो वो हमारा 1 1 होगा, ये हमें गिवन है। और वहाँ से हमें चेक करना है क्या एफ और जी दोनों का 1 1 होना जरूरी है या नहीं है। तो अगर हम GOF बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा फंक्शन एफ होगा और ये मेरा फंक्शन जी होगा, ठीक है। हम इसे यहाँ पे ना बनाते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस जगह की, इसलिए मैं इसे रिलेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एफ है और ये जी है, ठीक है। चलिए कुछ एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। तो ए में हमने एलिमेंट कंसिडर कर दिया A1, A2, A3। इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं B1, B2, B3। अभी मैं तीनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ले रहा हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि क्या ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, कौन जरूरी है कौन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लिया हमने और अब मैपिंग करते हैं। ऐसी मैपिंग बनानी, एक फंक्शन मैंने ऐसा डिफाइन किया तो हमें दिख रहा है कि F11 हो गया। फिर हमने इसकी मैपिंग इधर भी ऐसे ही कर ली, तो हमें यह भी पता चल रहा है कि G भी 1 1 हो गया। तो इससे ये बात भी पता चल रही है हमको कि GOF भी मेरा 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब एक तीसरी चीज, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट B4 ले लिया, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंगली यहां पर एक एलिमेंट हम C4 भी ले लेते हैं और इनकी ऐसी मैपिंग करा देते हैं, ठीक है। तो क्या ये अब फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है, सबसे पहली बात। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, किसकी बात कर रहे हैं हम, GOF की बात कर रहे हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं GOF के 1 1 होने की बात कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी 1 1 है। तो इसका मतलब है कि x, मतलब जो वैल्यू मैं यहां से लूंगा A1, A2, A3, उस सभी के लिए मुझे यहां पे जो इमेज मिलनी चाहिए वो एक मिलनी चाहिए, यूनिक मिलनी चाहिए। अगर ये 1 1 है तो बराबर है, और हमें ये बात गिवन है कि हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो यहां तक तो हर एक चीजें समझ में आ रही है, ओके, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी चेक करके देख लिया हमने, कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब f को भी 1 1 होना चाहिए, g को भी 1 1 होना चाहिए, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 होता जा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं, अगर ये एलिमेंट यहां पर मेरा नहीं होता C4 और मैं इसकी मैपिंग यहां पर कर देता, तो क्या है, क्या F1 1 है, तो यस F1 1 है। क्या G1 1 है, तो G1 1 नहीं है, क्योंकि अब दो एलिमेंट की यहां पर एक ही इमेज मिल रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो F1 1 हो गया, G1 1 नहीं हुआ, क्या GOF 1 1 है, तो GOF 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, यहां के हर एक एलिमेंट का यहां पर यूनिक इमेज होना चाहिए। तो A1 पहले रिलेट हुआ B1 से और B1 रिलेट हो गया C1 से, मतलब A1 की इमेज C1 आई, A2 की इमेज हम देखेंगे तो C2 आई, A3 की इमेज हम देखेंगे तो C3 आई। तो तीनों एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है हमारी, डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो तीनों इमेज अगर हमारी डिफरेंट आ रही है इसके तीनों एलिमेंट के लिए, इसका मतलब ये क्या है, हमारा 1 1 है। तो अब एक बात यहाँ पे साबित हो रही है, या एक बात हमको यहाँ पे समझ में आ रही है कि जी हमारा 1 1 हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ का 1 1 होना जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने A4 यहां पर एक एलिमेंट ले लिया और इसकी इमेज इसके साथ बना दी, तो फिर हम क्या देखेंगे, A1 के लिए C1 मिलेगा, A2 के लिए C2 मिलेगा, A3 के लिए C3 मिलेगा और A4 के लिए भी मुझे C3 ही मिलेगा। मतलब इसके दो एलिमेंट की मुझे कॉमन इमेज मिल जाएगी। और वो कब हो रहा है, उस समय ये मेरा B4 है या ना है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर A4 को मैंने ऐसा बना दिया
तो A4 B3 से रिलेटेड हो गया, तो F मेरा 1 1 नहीं है और GOF भी मेरा 1 1 नहीं है, क्योंकि A3 और A4 दोनों की इमेज क्या आ रही है, फाइनली मेरी C3 आ रही है। तो G मेरा 1 1 है कि नहीं है उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा ये 1 1 है या नहीं है उससे फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है कि GOF को 1 1 होने के लिए F का 1 1 होना जरूरी है, G का 1 1 होना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही हमने F को 1 1 नहीं बनाया, मैनी 1 बना दिया, मेरा GOF 1 1 नहीं रहा। लेकिन हमने G को मैनी 1 बनाया था तो भी मेरा GOF 1 1 था। सो कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से, therefore the conclusion is GOF is 1 1 implies that F must be 1 1, F must be 1 1, F को 1 1 होना जरूरी है, F को 1 1 होना जरूरी है। G 1 1 हुआ या ना नहीं भी हुआ तो उससे हमको फर्क नहीं होता है। ओके, दूसरी बात ऑन टू की बात करनी है, तो ऑन टू एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा। कैसा उल्टा हो जाएगा, तो ऑन टू ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसे भी हम मैपिंग के थ्रू ही समझेंगे। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। A B C, यहाँ पे जो रिलेशन बना है वो F बना हुआ है हमारा, यहाँ पे जो रिलेशन बना हुआ है वो G बना हुआ है। और हमें क्या बोली गई है कि अब GOF मेरा ऑन टू है। GOF ऑन टू है कहने का मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट ले लिया हमने A1 A2 A3, A1 A2 यहाँ पे एलिमेंट ले लिया हमने B1 B2 B3, B1 B2 B3 और एक और एलिमेंट ले लेते हैं B4, और यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं C1 C2 C3, ठीक है। और मैपिंग करते हैं कुछ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। और इधर की मैपिंग करते हैं हम ऐसे ऐसे इधर, और इसको भी इसी के साथ मैप करा देते हैं, ठीक है। क्या ये फंक्शन मेरा F ऑन टू है, तो हम बोलेंगे F तो ऑन टू नहीं है मेरा। क्यों नहीं है ऑन टू, क्योंकि B में से B4 इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो F तो मेरा ऑन टू नहीं होगा। क्या G ऑन टू है, तो G ऑन टू हो जाएगा हमारा, क्योंकि C के सारे एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड जरूर है। किस तरीके से रिलेटेड है इससे इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारा ऑन टू के लिए, तो रिलेटेड है। इसका मतलब F ऑन टू नहीं है, G ऑन टू है। क्या GOF ऑन टू है, अगर GOF ऑन टू है इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड, किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो C1 की प्री इमेज B1 बनी, उसकी प्री इमेज A1 बनी, मतलब C1 की प्री इमेज A1 है, C2 की प्री इमेज A2 आएगी और C3 की प्री इमेज A3 आएगी। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर मुझे क्या, तो प्री इमेज मिल गया। इसका मतलब GOF ऑन टू हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है हमारा, F मेरा ऑन टू नहीं है और G मेरा ऑन टू है। चलिए हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। कहने का मतलब हम इसे ऑन टू नहीं बनाते हैं और इसे ऑन टू बना लेते हैं। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर हम C4 बना लें, ठीक है, और B4 को इसके साथ लिंक करा देते हैं। तो F ऑन टू हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट से किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो गए। G मेरा ऑन टू है नहीं क्योंकि इसका C4 हमारा छूट गया, और C4 A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब GOF भी ऑन टू नहीं है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि GOF ऑन टू होना पड़ेगा, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए हमको। तो यहाँ से क्या समझ में आ रही है हमें बातें कि F ऑन टू हो गया, G ऑन टू नहीं है, इसीलिए मेरा GOF ऑन टू नहीं है। तो GOF के ऑन टू होने के लिए ये वाली कंडीशन को हमको चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर C4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैं B4 रख सकता हूँ और इसका रिलेशन में ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ के सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड है
और वहाँ यहाँ के वो सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज यहाँ प्री इमेज यहाँ पे भी है, तो एफ हमारा ऑन टू नहीं है, जी हमारा ऑन टू है और जी ओ एफ हमारा ऑन टू हो गया। तो जी ओ एफ ऑन टू हो गया हमारा, एफ ऑन टू नहीं होगा भी तो भी चलेगा, जी को ऑन टू होना जरूरी है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल जाती है मुझे कि जी ओ एफ इज ऑन टू implies that G must be on to, G must be, G को ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है हमारा। ये एफ है, ये जी है और ये जी ओ एफ हमारा बनेगा। तो जी ओ एफ अगर 1 1 है तो एफ को 1 1 होना जरूरी है, और जी ओ एफ अगर ऑन टू है तो जी को ऑन टू होना जरूरी है। एफ हमारा यहाँ पे 1 1 नहीं भी होगा तो चलेगा, और यहाँ से सॉरी जी यहाँ पे हमारा 1 1 नहीं होगा तो चलेगा, और एफ हमारा ऑन टू नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा।